बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए ताउन करेंगे। हम इस हवाले से ये जो पेशरफ्त हुई, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर रिमार्क्स दिए कि 4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस भी ख़त्म नहीं हुआ। केस की मज़ीद समात जो है कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से जितने भी जलसे और इज्तिमात थे उनको मुलतवी कर दिया गया और कहा गया है कि 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो एक बड़े मुजाहरे का ऐलान करेंगे। बड़ा उनके जलसा होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, अभी तक तो ये इतलात हैं कि वो लंदन में ही हैं। सही। और ये भी इतलात हैं कि वो कतर का उनका गालिबन दौरा नहीं है। सही। और चाइना का भी नहीं है। वो आज किसी वक्त रवाना होंगे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तकरीबन 5 दिन से 1 हफ्ता। सही। और उसके बाद फिर दुबई में 2 या 3 रोज़ उनका क़याम होगा। और फिर उसके बाद वहाँ से एक बड़ा चार्टर्ड त्यारा, जिसमें बयान हो रहा है कि कोई 150 अफराद उसमें आ सकते हैं, तो वो एक चार्टर्ड त्यारा लेके उम्मीद पाकिस्तान उसका नाम रखा, वो लैंड करेगा पहले इस्लामाबाद कुछ देर के लिए। सही। और फिर यहाँ से इस्लामाबाद से अभी तक जो बात हमारे सामने आ रही हो ये कि फिर वो लाहौर जाएगा। तो ये नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी हो रही है। जो आज एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, एक मजमूई मुल्क की सूरत हाल पे डिस्कशन हुआ। निगरान वज़ीर आज़म भी थे और आर्मी चीफ और बाकी उसमें शख्सियात भी थी। लेकिन आज एक बात वाज़ेह हुई है, और वो सेफ्रॉन की जो वजारत है उनकी तरफ से, कि जो कानूनी तौर पे मुकीम अफ़गान बाशिंदे हैं पाकिस्तान में, उनको वापस जाने के लिए या गिरफ्तारियों का नहीं कहा जा रहा, जो गैर कानूनी उनको कहा जा रहा है। तो ये इसकी थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि जो हमारे यहाँ हमारे अफ़गान मेहमान हैं, चाहे वो कानूनी है या गैर कानूनी है, वो ज़रा रब्ता करके चेक करें कि उनकी पोजीशनिंग क्या है। ठीक है, एक पूरी मिनिस्ट्री यहाँ बनी हुई है सेफ्रॉन की, और ये काफ़ी सालों से ये रजिस्ट्रेशन का अमल भी, तो अपनी पोजीशन चेक करें। और वो लोग जो कि गैर कानूनी यहाँ पे स्मगलिंग और बाकी दहशत गर्दी और इसमें मुलविस हैं, उनको पाकिस्तान से जाने का कहा जा रहा है। 280 रुपये का आज डॉलर हुआ। और इसके लेकिन अब सम्राट कब तक सामने आएंगे, और ये है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि समात कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, 4 दिन तक कई घंटे जारी रही है। और कल अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका फैसला सुनाई दिया जाएगा। और ये फुल कोर्ट भी बैठा हुआ है, ज़ाहिर है बाकी पूरा मुल्क रुका हुआ है, एक तरह से कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो है ये सारा। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें अब एक सवाल जो अहम सामने आ गया हमारे, वो ये है कि क्या ये जो मामलात हैं ये किसी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पुराना पाकिस्तान तो आ गया ना वापस। पुराने पाकिस्तान में तो, नए पाकिस्तान की तरफ जाते जाते हम पुराने पाकिस्तान में तो लैंड हो गए वापस। अच्छा, इसी तरह से देखना ये है कि क्या हम पुराने मशरिक़ वस्ता की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पुराना मशरिक़ वस्ता जो है ना, ये पुराना मशरिक़ वस्ता बड़ा खूनी है। ये पुराना मशरिक़ वस्ता जो है ये मतलब ये होटल्स और में कॉन्फ्रेंसेस और उसमें जो है वो आप समझें कि नहीं, ये पुराना मशरिक़ वस्ता बड़ा खूनी, बड़ा डेडली है। जो लोग, जिन लोगों ने तारीख़ पढ़ी है या कुछ थोड़ा बहुत उन इलाकों का दौरा किया, पुराना भी नहीं, हालिया सालों में भी जब अरब स्प्रिंग आई है या दाइश वहाँ बनी है, तो बड़ा खूनी है। और मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि वहाँ पर तो इस तरह के हालात हैं कि ये यमन वगैरह में, यहाँ पर अगर आप एक ऑप्शन देना किसी को मारने का कि ये सामने जो है ये पिस्टल है और ये खंजर है, तो इसमें से क्या चूज़ करोगे, तो वो खंजर उठाता है। वो कहता है पिस्टल से क्या मारना है, खंजर दो। तो ये यहाँ पर जो ये सर कलम करने का और ये सारा शुरू हुआ था सिलसिला, तो ज़्यादातर ये लोग, अगर अलकायदा के आप उनके जो लोग पकड़े जाते थे तो उनके नामों के साथ यमनी या लिब्बी या मिस्री या इस तरह के नाम लगे होते थे। तो वो वहाँ पर ये जो छुरा है ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, और वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं पिस्टल से या गन से, कई इलाकों में अभी भी। लेकिन तो पुराना मशरिक़ वस्ता की तरह अगर हम खुदा न खास्ता चले गए, तो फिर तो
ये मामलात मैं नहीं जानता कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये मैं पुराना मशरिक़ वस्ती इसलिए कह रहा हूँ कि देखें 5G और 6G का इसराइल है, ठीक है, और उनको यानी टेक्नोलॉजी वाइज, और उनको 2G के गज़ा में से 2G ये स्मार्ट टेलीफोन्स वगैरह वहाँ पे नहीं चलते। सही। तो वहाँ से एक शिकस्त हुई है बहुत बड़ी, और अगर उस जगह का सिर्फ आप ये देखें कि वहाँ पर क्या साइबर अटैक्स और जो है वो आयरन डूम और ये सारे मामलात, ये आयरन डूम जो है इसका जो इसके ख़र्चे का जो कंपैरिजन था हमास के साथ, तो हमास के जो सबसे दूर तक रॉकेट्स जा रहे हैं तो 500 से 1000 और यहाँ पे 50,000 से 1 लाख और ज़्यादा अगर उसमें बैटरी यूज़ हों तो 2,10,000 का जो है वो आयरन डूम का ख़र्चा है। ये अगर हम ये स्लाइड दिखा सकें, ईच हमास रॉकेट कॉस्ट इसराइल एटलीस्ट $1,00,000 टू इंटरसेप्ट। अच्छा, और 3.8 बिलियन सालाना उसकी फंडिंग है, और ये जो ये $1,00,000, ठीक है, ये मैं फोर्सेस को मैगजीन को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, और जबकि हिजबुल्लाह और उधर वो 300 का राउंड है पूरा, और ये वो राउंड चला रहे हैं, और ये जो है ये 20,000 से $1,00,000 का ये चला रहे हैं। और इसके बाद फिर इसके अगर हम दिखा सकें तस्वीरें भी हो रहा है तो वो भी इसका पूरे खर्चे का इसका वो बना हुआ है। पुराना मशरिक़ वस्ता आ रहा है सामने। उसकी वजह यह है कि पुराना मशरिक़ वस्ता जो था, मैं पुराना मशरिक़ वस्ता इसलिए कह रहा हूँ कि पुराने मशरिक़ वस्ता में दो कुव्वतें आपस में लड़ी बहुत बुरी। अगर कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर, यूरोप से भी ज़्यादा, यूरोप में हम जानते हैं मगरबी जर्मनी, मशरिकी जर्मनी, वार्सा पैक्ट, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन अगर कहीं खूनी जंग हुई है कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, तो वो मशरिक़ वस्ता में हुई है। और ये अब जाहिर है कि दोबारा से कोल्ड वॉर है, मज़ीद पावर सेंटर्स ने जन्म ले लिया है, रशिया आ गया है, चाइना आ गया है, अमेरिका है, और जो उस वक्त की अगर मैं बात करूं कि जब ये इससे पिछला ऑर्डर जन्म ले रहा था, तो एक कुव्वत दम तोड़ रही थी, यानी कमज़ोर हो रही थी दुनिया में, और वो था बरतानवी राज। बरतानवी राज कमज़ोर हो रहा था, मुल्क आज़ाद हो रहे थे, ठीक है, और वो मुल्क आज़ाद होना शुरू हुए 40 की दहाई से आप शुरू करते हैं, तो फिर पाकिस्तान, भारत, फिर उसके बाद 60 की दहाई में, 50 की दहाई में, तो ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत एक ख़त्म हो रही है और अमेरिका इमर्ज हो रहा है, और साथ ही सोवियत यूनियन है सामने। तो ये जो मशरिक़ वस्ता है, इसको इसमें अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया का इस वक्त बड़ा कलीदी किरदार है कि सऊदी अरेबिया किस तरफ कहाँ जाता है, क्या फ़ैसला करता है। कल रात को जब ये ऐलान हुआ, बल्कि अब तो 48 घंटे हो गए और बड़ा शदीद दबाव है इस वक्त नेतन्याहू हुकूमत पे कि भाई आपने 3 लाख तो रिज़र्व्स बुला लिए अपने, 1 लाख फ़ौज आपने खड़ी कर दी है, गज़ा की के चारों तरफ से घेर लिया है, और अब आप जो हैं वो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, हमला करना है तो कैसे करना है। और बिल्कुल एक आप समझ लें कि एक खामोशी तैयारी है वहाँ पर, डार्क कहते हैं ना, सब डार्क चले गए हैं बिल्कुल। और वो ये तो ऑब्स्टिकल नाम का एक सिस्टम पूरा तैयार कर रहे थे कई $बिलियन का इसराइल वाले, कि जिसमें ये जो सुरंगें हैं उसमें कोई खुदाई हो रही हो ज़ेर ज़मीन, कई यानी बहुत गहरा अगर कोई हरकत भी हो तो इनको महसूस हो, सुन लें कि नीचे खुदाई है, नीचे कोई बंदा है, लेकिन वो सारे सिस्टम्स इनके फारिग हो गए, साइबर अटैक्स हुए। अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूँ कि तो अब ये प्रेशर है कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्या कत्लेआम करना है, क्या अंदर दाखिल हो जाना है। रात को जो उनकी तरफ से जवाब आया जब इन्होंने कहा कि हम रात को बॉम्बिंग हुई बहुत ज़्यादा, 1000 इसराइल के लोग जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं, और वही कह रहे हैं कि काफ़ी लोग 11 के करीब ऐसे हैं जो कि हमास का कहना ये है और इस्लामिक जिहाद का कि वो मग़वी थे,
जिनको इसराइल ने खुद ही मार दिया अटैक्स करके। लेकिन इसराइल ने रात को ये कहा, नेतन्याहू की तरफ से ये बात हुई कि हमारे लोग मारे जाएं फिर भी हम गज़ा को तबाह कर देंगे। बिल्कुल, ये कहना आसान, करना मुश्किल। क्योंकि ये जो मैंने आपसे कहा पुराना मशरिक़ वस्ता जाग रहा है, तो पुराने मशरिक़ वस्ता में ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, एक ही रात में 17 लोग मार दिए थे इसराइल के फ़ौजी जब एंटर हुए थे 2014 में। और ये जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं ना, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, इसमें ज़ाहिर इंसानी जानें तो जा रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी लेबनान को देखा है, या जिन लोगों ने भी गज़ा को देखा है, या बाकी जगहों को देखा है, तो ये जो मलबा है ये भी गुरिल्ला, या जिन्होंने इवन इराक़ को देखा है, या जिन्होंने अफ़गानिस्तान की वॉर देखी है, जहाँ पर भी बॉम्बिंग्स हुई हैं, यहाँ पे जो मलबा है इमारतों का, और ये टूटी हुई इमारतें, और ये सारा, ये फिर गुरिल्ला वॉरफेयर में इसकी बड़ी अहमियत होती है कि यहाँ पे स्नाइपर्स छुपते हैं, यहाँ पे बॉम्बिंग्स होती हैं, यहाँ पे जो फिल्मों वगैरह में भी देखा है कि यहाँ से निशान ये फिर एक, क्योंकि इसकी ये कोई पहले नहीं होता, पहले नक्शा कुछ और होता है, बिल्डिंग तबाह होने के बाद वो एक नई शक्ल में मलबा आ जाता है, तो उसको वहाँ दाखिल होना, वहाँ लड़ना, बख्तर में गाड़ियों को लेके जाना, फिर वो चारों तरफ से अटैक्स होते हैं, फिर कम्बैट, वो तो मतलब ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ अगर जाना है और ज़मीनी अगर असॉल्ट करना है, तो फिर दोबारा इसका मतलब है कि ये पूरा साइबर वाइबर और ये टेक्नोलॉजी वगैरह सारी फारिग हो गई। आप बैक टू आर्टिलरी चले गए, टैंक्स पे और गाड़ियों पे और मोटरसाइकिलों पे। ये मोटरसाइकिलों पे बिठा के लेके गए ना, छोटी छोटी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल उन्होंने जो अगवा की लोग। तो ये जो है, ये कोई इलेक्ट्रिक कार्स पे या कोई ऑटोमेटेड गाड़ियों पे तो नहीं आए थे ना वहाँ से। तो बैक टू हम अब चले जाएं 50 और 60 की दिहाई में अगर जा रहे हैं वापस, या उससे पहले, तो फिर आप गुरिल्ला वॉरफेयर, खूनी गुरिल्ला वॉरफेयर। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताऊँ कि सऊदी अरेबिया का मरकज़ी किरदार दोबारा, और सऊदी अरेबिया का हमेशा मरकज़ी किरदार रहा, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ साथ फिर अगर हम चले जाएँ ना उसमें कोल्ड वॉर में चले जाएँ, यानी हम चले जाएँ 50 की दिहाई में फ़र्ज़ करें, या हम 60 की दिहाई में चले जाएँ, तो यानी ये सोवियत यूनियन, दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई, और साथ ही जो है वो सोवियत यूनियन इमर्ज हुआ, और फिर मशरिक़ वस्ता में बड़ा थिएटर खुल गया। सही। अच्छा, 1953 में 1953 में जो सऊदी अरेबिया के बानी शाह अब्दुल अज़ीज़, तो शाह अब्दुल अज़ीज़ जो हैं उनका इंतकाल हुआ, और शाह अब्दुल अज़ीज़ के इंतकाल के बाद ऐसा हुआ कि उनके जो दूसरे साहबजादे उनके जो हैं वो जिनको शाह सऊद, ठीक है, उन्होंने जो है वो इक़्तिदार को संभाल लिया। अच्छा, दूसरे साहबजादे इसलिए कि जो पहले साहबजादे थे उनके, वो बहुत छोटे 18 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। सही। वो 1900 में पैदा हुए थे, उनका नाम था शहजादा तुर्की। वो 1900 में पैदा हुए थे, यानी 123 साल पहले। सही। और वो 1918 या 1919 में जब ये स्पेनिश फ्लू आया था ना, जिसको फ्लू फैला था, हम कहते हैं कि जो 100 साल पहले, जिस तरह इस 100 साल बाद कोविड फैले, उसमें उनका इंतकाल हो गया था। तो उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जो शाह सऊद हैं उनको वलीअहद बना दिया गया, और जब इंतकाल हुआ शाह अब्दुल अज़ीज़ का, तो शाह अब्दुल अज़ीज़ के इंतकाल के बाद जो है वो उन्होंने वो बादशाह बन गए। दूसरे बड़े बेटे थे, और वलीअहद जो हैं वो शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़। अच्छा, अब इसमें जो अब ये जो 50 की दिहाई है ना, ये बड़ी अहम है। ये अहम इसलिए है, और इसमें 1953 में ये बादशाह बने। अच्छा, शाह सऊद जो हैं ये 6 फुट 2 इंच 3 इंच इनकी कामत, और बड़े तब इनका कद, बड़ा कद इनका। और ये 1953 वो साल है जब CIA ने मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया ईरान में, और यहाँ पे शाह को लाके बिठा दिया। तो ये यहाँ पर काफ़ी मिडल ईस्ट जो था, मशरिक़ वस्ता, काफ़ी जिसे कहने थे कि एक एक्टिव हॉट जगह, गर्म जगह थी, गर्म तवा। अब उसमें जो है वो शाह सऊद आए, और शाह सऊद जो है वो बड़े अच्छे ज़हीन शख्स, इन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये पाकिस्तान भी आए, ये इंडिया भी गए, पाकिस्तान भी आए, जॉर्डन भी गए, इन्होंने जो है वो मिस्र का भी दौरा किया। और मिस्र में जो है वो उस वक्त मौजूद थे जमाल अब्दुल नासिर।
तो 57 में फिर ये गए, 57 में ये अमेरिका गए। अमेरिका में आइजनहावर ने इनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया। सही। और इनके साथ जो तस्वीर उस वक्त की हम देखते हैं तो उसमें तस्वीर में इनका छोटा सा बेटा भी साथ बैठा हुआ है, जो मंसूर जो भी है आते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि अलग हैं मुकम्मल जो शाही ख़ानदान या बाकी मामला से। बहरहाल अच्छा, 1958 जो है ना, अगला साल जो है वो बड़ा, ये शाह सऊद थोड़े से इन्होंने ये अमेरिकन के साथ चूँकि करीब थे अमेरिकन के, तो इन्होंने अमेरिकन को ये कहा, जो बात बयान होती है वो बात बयान होती है कि इन्होंने कहा कि ये 1953 में ये मोहम्मद मुसद्दिक गए, तो इसी तरह से ये सीरिया में जो शाम में क्योंकि उस वक्त बाथ पार्टी बड़ी मजबूत हो रही थी। बाथ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी अलग थी शाम की और बाथ पार्टी अलग थी। तो ये बाथ पार्टी से भी किसी तरह से वहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि वो इजी रहे, एक अरब वर्ल्ड इजी रहे। लेकिन अमेरिकन ने इनकी बात नहीं सुनी बहुत ज़्यादा। उसके बाद 58 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 58 में ये हुआ 58 में कि सऊदी अरेबिया, अच्छा अब ये देखें इस तरह से कि जमाल अब्दुल नासिर एक पैन अरबिज़म यानी अरब कौम परस्त रहनुमा के तौर पे उभरे। सही। और वो अरब कौम परस्त रहनुमा के तौर पे उभरे और उन्होंने ये किया कि उन्होंने अरब कौम परस्त और साथ ही ये उनकी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जो सीरिया में जो बाथ पार्टी के लोग थे वो उनके पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लें। तो इत्तेहाद कर लिया, जो हमने कल भी बात की थी, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बन गया। और लेकिन उसमें बड़ी कंडीशंस थी जमाल अब्दुल नासिर की। उन्होंने एक तो कहा कि नक्शा जो है वो मिस्र का ही होगा, हाँ एक तारा तुम्हारा लगा देते हैं हम, अपना सीरिया का एक तारा लगा देते हैं, झंडा जो है वो इसका ही होगा। और दूसरी बात है कि सदर जो हैं यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के वो जमाल अब्दुल नासिर ही होंगे। अच्छा, जब ये ऐलान हुआ तो साथ ही जो शुमाली यमन वहाँ पर जो है वो एक, आप समझ लें कि वहाँ पर भी एक कम्युनिज्म आया हुआ था। ये कोई अलग से मुल्क नहीं था, रिपब्लिक नहीं थी, लेकिन वो भी उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम भी साथ शामिल हो रहे हैं। तो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक से यूनाइटेड अरब स्टेट्स बन गया बाद में, वो भी शामिल हो गए साथ। अच्छा, वो इसलिए परेशान थे क्योंकि जनूबी जो इलाका था, जनूबी यमन था, वो उस वक्त तक बरतानिया के पास था और जनूबी बरतानिया के पास, और वहाँ भी फटे चलते रहते थे। शुमाली यमन वालों को था कि ये जनूबी यमन में अदन तक हम जाएं, और फिर उनका मामला जो था वो थोड़ा सा ये ट्रंकल स्टेट्स थी जो बाद में मुत्तहिदा अरब अमारात बन गई। ये सारा बरतानिया के अंडर में था। ये सारी 70 में बनी है ना, उस वक्त तो ये इनमें से कोई मुल्क भी नहीं था, कतर और ये यूएई और बाकी सारे मुल्क। तो मैं उससे पहले के मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। अब उससे पहले के मशरक़ वस्ता में 58 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट ये बन गया। जब ये बना, अच्छा अब एक है ये शाह सऊद हैं, और शाह सऊद जो है वो अमेरिका की तरफ है, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ है, क्योंकि दहरान एक जगह है, एक एयर फील्ड है दहरान है वहाँ पे। तो दहरान दूसरी जंग अजीम में दहरान इस्तेमाल हुआ। तो जो लोग सऊदी अरब को जानते हैं या रहे हैं उनको दहरान का पता है, नाम ज़रूर सुना होगा दहरान। तो दहरान जो है वो एक एयरफील्ड है, एयरपोर्ट है, जहाँ पे दूसरी जंग अजीम में अमेरिकन वगैरह, तो अमेरिकन ने उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जब ये गए आइजनहावर से मिले और सारा कुछ। तो ये अमेरिका बहुत पसंद करता था, शाह सऊद एक हो गए। दूसरा ग्रुप बन गया जो है, अच्छा ये सारा सुन्नी चल रहा है सिलसिला, ठीक है। दूसरा जो बन गया वो अरब कॉन्फ्रेंस बन गए, वो बन गए जनाब जमाल अब्दुल नासिर, और जमाल अब्दुल नासिर के साथ शाम आ गया, ठीक है, और शाम के साथ यमन आ गया। ये दूसरा ग्रुप बन गया। ये इनका झुकाव हो गया कहीं थोड़ा सा हल्का सा सोवियत यूनियन की तरफ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अलग थी, बाथ पार्टी अलग थी। तो बाथ पार्टी ने असल में कम्युनिस्ट पार्टी से डर के जमाल अब्दुल नासिर के साथ कहा था कि हमारे साथ इत्तेहाद करो। जैसे ही ऐलान हुआ, ये 58 में, मेरा तो 1 फरवरी को इन्होंने ऐलान किया, तो अरब दुनिया में जैसे ही ये ऐलान हुआ कि 2 मुल्कों का आपस में इत्तेहाद हो गया है, तो 2 दूसरे मुल्क आपस में मिल गए और उन्होंने भी इत्तेहाद कर लिया और उन्होंने बना ली हाशमी सल्तनत। और वो कौन से मुल्क थे? उर्दन और इराक। अच्छा, उर्दन और इराक में दोनों में, एक में तो थे, उर्दन में तो शाह हुसैन और दूसरी जगह शाह फैसल दोयम। और ये वो खानदान था जो शरीफ मक्का,
यानी वो शरीफ मक्का जिनको सऊदी अरब यानी जो सऊद फैमिली से लड़ा था हाशमी ख़ानदान, जिसकी बरतानिया ने मदद की थी जब सल्तनत उस्मानिया टूटी, जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया, तो वो शरीफ जो शरीफ मक्का, उनको फिर ये जॉर्डन और इराक और ये सारे इलाके दे दिए थे बरतानिया ने, तो ये बरतानिया के करीब थे। अब एक हो गया ग्रुप जो बरतानिया के करीब है, वो ये हाशमी फैमिली है, ये इराक और उर्दन, इन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया और फौरन ऐलान कर दिया कि ये हाशमी रिपब्लिक है। और दूसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप है जो कि जमाल अब्दुल नासिर और सीरिया। अब जनाब सऊदी अरेबिया बीच में क्या करे? ठीक है ना, सऊदी अरेबिया तो हाशमी खानदान से, तो उनसे ही तो हुआ था ये जो ऑटोमन एम्पायर सारी पहली जंग अजीम के बाद, और जमाल अब्दुल नासिर के साथ तो दूसरा उनका तो इत्तेहाद ही अलग। अब जनाब क्या हुआ कि ये बहरहाल शाह सऊद की अपनी पोजीशन, लेकिन शाह सऊद ने फिर ये हुआ कि शाह सऊद जो हैं उन्होंने ये बात कही। ये अगर हम देखें ना उस दौर के जो मिलते हैं हमको जो पेपर्स डी क्लासिफाइड हुए हैं, तो उन डी क्लासिफाइड पेपर्स में स्पेशल नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट एक है, और एक जो है वो टेलीग्राम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने भेजा है एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया से। अच्छा, ये मैं आपको जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ ये 1958 का दिखा रहा हूँ। ये 1958 में वो ये कह रहे हैं कि जी 3 मार्च को सऊदी कीपर जो हैं जो उन्होंने कहा कि जो बादशाह हैं उन्होंने बताया कि वही सीरिया में चंद रोज़ के अंदर एक बगावत होने वाली है, और बादशाह ने कहा कि ये बात जो है सेक्रेटरी स्टेट और प्रेसिडेंट को बता दी थी। ड्यूल्स थे वहाँ पे उस वक्त, ठीक है, आइजनहावर थे और उनके साथ ड्यूल्स थे। अच्छा, तो ये ड्यूल ख़ानदान भी बड़ा, ड्यूल्स भी बड़े ज़बरदस्त, एक सेक्रेटरी बन गया, एक ने वो तख्ता उलट दिया, CIA के डायरेक्टर बारह। तो ये इन्होंने जनाब कहा कि उनको बता दो कि ये सीरिया के अंदर एक बगावत होने वाली है। अच्छा, ये अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो हम इसको ज़रा देख सकेंगे। 3 मार्च को, ठीक है, ये पूरा उस ज़माने का टेलीग्राम है, 58 ये डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अच्छा, उन्होंने कहा बगावत होने वाली है, तो भाई कैसे बगावत होने वाली है? उन्होंने कहा जी बगावत होने वाली है, बिल्कुल ही बादशाह सलामत को बता दें। उसके बाद फिर एक स्पेशल नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट भी पेश हुआ, और ये 8 अप्रैल को पेश हुआ 1958 को, और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो क्राउन प्रिंस हैं फैसल, क्योंकि वहाँ पर हुआ ये कि जब जैसे ही ये बगावत वाली बात हुई तो ये बात पता चल गई जमाल अब्दुल नासिर को कि ये जो मेरे इत्तेहादी हैं इनका तख्ता उलटने की कोशिश हुई। जमाल अब्दुल नासिर ने तकरीर की, और तकरीर में ये कहा कि ये जो मेरा जो इंटेलिजेंस चीफ है उसको सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए हैं 2 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड के वो मेरा जहाज़ उड़ा दे, और उसके साथ जो है वो जहाज़ उड़ा दे और मुझे भी कत्ल कर दे और यहाँ पे बगावत करें, और ये तो सारा मंसूबा सऊदी अरब ने बनाया। इतनी कशीदगी पैदा हो गई जमाल अब्दुल नासिर की और सऊदी अरेबिया की और शाह सऊद की, और फिर कुछ अंदरूनी मसाइल भी थे। तो सऊदी ख़ानदान में फिर ये हुआ कि सब बैठे, और बैठ के फिर वली अहद जो है उन्होंने यानी शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने मामलात को संभाला। उलमा जो थे उन्होंने भी संभाला। शाह सऊद जो हैं कुछ अरसे उन्होंने क़याम किया, पर उन्होंने पहले थोड़ा सा रेजिस्ट किया, वो बाहर गए हुए थे, उनके गैर हाज़िरी में यहाँ पे काबीना बन गई। काबीना ने हारिसुल वतनी को कॉल कर लिया, नेशनल गार्ड्स को, वो नेशनल गार्ड भी उन्होंने भी साथ दिया, उलमा ने भी, मुफ्ती जो थे मुफ्ती आज़म उन्होंने भी साथ दिया। शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। शाह सऊद कुछ अरसे रहे, उसके बाद फिर उनके पहले बच्चों ने जाके अतात कर ली उनके हाथ पे, फिर शाह सऊद ने भी अपने छोटे भाई के हाथ के ऊपर अतात की। फिर वो चले गए, स्विट्ज़रलैंड गए, स्विट्ज़रलैंड से वो काहिरा गए, काहिरा में कुछ अरसे रहे, लेकिन ये कि फिर वो जब ये 67 की जंग वगैरह हुई तो उसके बाद वो उनको काहिरा भी छोड़ना पड़ा। कुछ अरसे वो रेडियो काहिरा पे प्रोग्राम भी करते, मैं सऊदी बादशाह की बात कर रहा हूँ, काहिरा रेडियो पे वो प्रोग्राम भी करते रहे, उनके बच्चे भी वहाँ आ गए, फिर वो चले गए, फिर उनकी बाहरी डेथ हो गई 69। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा। अच्छा, ये जैसे ही 58 में एक और वाक़या भी हो गया, जैसे ही ये हाशमी ख़ानदान इकट्ठा हुआ तो शाह फैसल दोइम जो थे, जो कि शरीफ जो जिन्होंने इत्तेहाद किया था, उनको कत्ल कर दिया गया। वहाँ बगावत हुई, उनको कत्ल कर दिया गया, ठीक है, ये कत्ल हो गया। तो उसके तो ये जो लेबनान, और ये हम इसका पहले जिक्र कर चुके हैं, ये मैं कह रहा हूँ कोल्ड वॉर के दौरान ये लेबनान में क्या होता रहा, और लेबनान में ये जो एरिल शरून, वहाँ पे एरिल शरून जो डिफेंस के वज़ीर थे,
वज़ीर दिफा थे, बाद में उनके 11वें वज़ीर आज़म भी बने। इन्होंने भी कमाल किया वैसे, ये इन्होंने कमाल ये किया कि 1982 में एक इनके लंदन में सफ़ीर थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, वो बच गए, सही, लेकिन कुमा में चले गए। फ़लस्तीनियों ने अटैक किया, अबू नदाल ग्रुप ने किया। अबू नदाल जो हैं ये उस ज़माने में, ये फ़लस्तीनी जो हैं ज़्यादातर नाम इस तरह से कुनियत के हवाले से इनका होता था, अबू नदाल। तो अबू नदाल ग्रुप जो था ये बड़ा अग्रेसिव था, ये मुसल्ला ग्रुप था और बड़ा, इसने 20 मुल्कों में इसने अपनी कार्रवाइयाँ की उस दौर में, हाई जैकिंग भी की, ब्यूनस आयरस में हंगामे, ये रोम के एयरपोर्ट के ऊपर फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग मार दिए, ये सारा। तो ये सफारतकार को निशाना बनाया था अबू नदाल ग्रुप ने। तो अबू नदाल का अबू माजिन से भी उनकी खटपट थी। अब आप पूछें कि अबू माजिन कौन है? अबू माजिन वो हैं जो जिनको अब महमूद अब्बास कहते हैं, जो फ़लस्तीन के सदर हैं, इनका नाम अबू माजिन था उस ज़माने में। अच्छा, तो इनसे भी इनकी जो है वो इनकी नहीं बनती थी, और इनकी जो है यासिर अरफात से भी नहीं बनती थी, और उनके करीबी। बहरहाल अबू माजिन अलग हुए, उन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया जंग करने वाला, और उन्होंने ये 82 के अंदर अटैक कर दिया वहाँ पे लंदन में सफारत खाने के ऊपर। एम्बेसडर को गोलियां लगी, कोमा में चला गया। यहाँ से एरिल शरोन ने इसराइल की फ़ौज के साथ इन्होंने लेबनान पे चढ़ाई कर दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना खूनी है ये जो खेल है, ये कितना खूनी है। इन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी तुमने हमारे सफ़ीर को मारा है। ये तो 1000 बंदा है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सफ़ीर के ऊपर चढ़ाई कर दी इन्होंने चढ़ाई कर दी। इन्होंने वहाँ फ़लस्तीनी मारे, इन्होंने जनाब वहाँ पर जो है वो उनके सदर को हटा दिया, बशीर गमाइल को बिठा दिया, अपने सदर को बिठाया, उसके बाद सीरिया को भी बाहर कर दिया, सब कुछ कर दिया। वो सारी तब्दीली करके इन्होंने कहा अगले 40 साल तक अमन कायम हो गया। एरिल शरोन ने ऐलान कर दिया 40 साल तक अमन रहेगा, 40 साल तक अमन रहेगा। कुछ अर्से के वो बशीर गमाइल भी मारे गए, चंद महीनों, अगले महीने यानी सदर बने, अगले महीने उनको भी बम से उड़ा दिया गया। उसके बाद जनाब यूएस एम्बेसीज के ऊपर अटैक हुए, 2 अटैक यूएस एम्बेसीज पे हुए, और एक जो अटैक हुआ बड़ा अटैक इसी दौरान में, जिस दौरान इसराइल की फ़ौज मौजूद थी लेबनान में, वो बैरक्स पे हुआ। और बैरक्स पे जो अटैक हुआ तो उसमें कोई 1000 से ज़्यादा बंदा, उसमें फ्रांस के लोग भी और अमेरिका के भी जो फ़ौजी थे वो भी मारे गए, ये भी मारे गए। वो बैरक्स को उड़ा दिया बम धमाकों से। और उसके बाद एम्बेसी को 2 दफ़ा यूएस एम्बेसी पे अटैक हुआ। नतीजा क्या निकला कि चंद सालों के बाद इसराइली फ़ौज बाहर आ गई। इसी दौरान हिजबुल्लाह बनी, इसी दौरान सारा कुछ हुआ। ये अमेरिका की पहली, ये मैं 1982 इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बराह रास्त इंटरवेंशन ये नहीं थी। पहली इंटरवेंशन जो थी वो थी जब कत्ल हो गए शाह फारूक दोएम। तो जब ये कत्ल व गारत फैलने लग गई यहाँ पे, तो अमेरिका ने अपने जो मनपसंद हुक्मरान थे उनको बचाने के बैरूत में अपनी फ़ौजें उतारी। तो 1958 इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली दफ़ा अमेरिकन ट्रूप्स, यानी कहते हैं ना बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो 58 में आए। अच्छा, 82 तो मैंने बाद में बताया ना कि ये जब आप चढ़ाई करते हैं, फ़ौजें लेके घुसते हैं ना, ये जैसे अब हो रहा है कि गज़ा में दाखिल हो जाएंगे, तो गज़ा में दाखिल होने के बाद ये गुरिल्ला वॉरफेयर आप भूल जाएं। आप 5G 6G साइबर टेक्नोलॉजी, ये साइबर अटैक्स होंगे। जेरूसलम पोस्ट को हैक किसी ने किया हुआ है, रशिया साथ है, कौन साथ है सामने नहीं आ रहा। और कुछ अर्से पहले जो है, तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है कि इसमें जो है वो ये ब्लूमबर्ग 32वीं स्लाइड अगर हम दिखा दें कि साइबर अटैक्स टारगेटिंग इसराइल आर राइजिंग आफ्टर हमास असॉल्ट, वहाँ पर ये साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। साइबर अटैक्स आपके 2G से तो नहीं होंगे ना, साइबर अटैक्स तो उस वक्त होंगे जब 5G या 6G आपके पास स्मार्टफोन। अच्छा, तो पहली इंटरवेंशन कब हुई? 58। और जब दाखिल हुआ इसराइली फ़ौज उसका और विड्रॉ हुआ तो उसका तो ये मैंने 2 मिसालें इस तरह से कोट की हैं। 58 का साल इंपॉर्टेंट और दूसरा साल ये 82 का इंपॉर्टेंट। अब जनाब सवाल ये है कि महमूद अब्बास जो हैं, 2 लोग रशिया में इंपॉर्टेंट लोग ऐसे हैं जो रशिया में पहुंचे हैं। एक तो हैं मोहम्मद सुदानी। मोहम्मद सुदानी जो हैं, मोहम्मद सुदानी इराक़ के वज़ीर आज़म हैं इस वक्त। वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, लेकिन मोहम्मद सुदानी इराक़ के वज़ीर आज़म मॉस्को में हैं, और मॉस्को में उनकी पुतिन से मुलाकात हुई है। और दूसरी शख्सियत जो मिलने जा रही है उनसे अगले 24 से 48 घंटों में प्रेसिडेंट पुतिन से,
वो है महमूद अब्बास। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं वो भी मॉस्को जा रहे हैं मिलने के लिए महमूद अब्बास प्रेसिडेंट पुतिन से, जो कि बार बार 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी उनका जो यानी ये जो असला इस्तेमाल हुआ है हमास के हाथ, ये इसमें से बहुत सा असला अमेरिकन असला है। सही। अब हमास के पास अमेरिकन असला कैसे आ गया? तो ये असला वो गालिबन असला है जो यूक्रेन को दिया था उन्होंने, तो यूक्रेन से वो ब्लैक मार्केट में निकला। यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमारी और अमेरिका के दरमियान लड़ाई करवाने की कोशिश हो रही है। ये असला जो है ये किसी ने, ये रशियंस ने हमारा छीना हुआ असला असल में हमास को पहुंचा दिए। हमास वाले कह रहे हैं हमारे पास तो ये अमेरिकन असला यूज़ हो रहा है। तो ये ब्लैक मार्केट में असला कैसे पहुंचा? ब्लैक मार्केट से ख़रीदा, रशिया ने दिया, यूक्रेन ने दिया। ये एक नया रौला पड़ा हुआ है कि उनके पास ये जदीद असला कहाँ से आ गया। अब वक्फा लें, उसके बाद बात जारी है। नाज़रीन वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से फैसला आने की तवक्कुआत है या महफूज हो जाएगा? फैसला सुना दिया जाएगा गालिबन, क्योंकि आज जिस तरह खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इतने दिन हो गए हैं और हम सुन रहे हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी तवील समाते हैं, लेकिन मुकदमा हमें, मैं उस ज़माने के अखबार ज़रा थोड़े से दिखाऊँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। जब शाह अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हुआ तो उस दिन का अखबार है कि ये फेबुलस इब्न सऊद, इसका मतलब 73 73 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ था। और उस ज़माने के न्यूज़पेपर्स अगर देखें तो फिर उसके बाद न्यू किंग सऊद असेंड्स थ्रोन ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, क्राउन प्रिंस सक्सीड्स हिज फादर हु डाइज एट एज ऑफ 73। अच्छा, फिर उसके बाद ये जब शाह फैसल दोइम को मारा है ना वहाँ पे इराक़ के, तो आप देखें प्रो नासिर रेबल चीफ्स, प्रो नासिर इनको कह के वहाँ पे प्रो नासिर रेबल चीफ्स प्रोक्लेम इराक़ रिपब्लिक, और उसके साथ ही फिर ये उनके प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर आ रही है, न्यू किंग सऊद असेंड्स थ्रोन क्राउन। अच्छा, लेकिन जो एक प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर आ रही है अब्दुल इला की, तो नीचे आ रहा है कि रिपोर्टेड हैंग्ड, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक बड़ी अच्छा, अगर किसी ने इसमें पढ़ना हो ना तो वेजिंग पीस एक किताब है आइजनहार की, वो पढ़ें। ये इन्होंने अपनी लिखी हुई है 56 से लेके 61 तक जो वाइट हाउस के ईयर्स हैं इनके। जमाल अब्दुल नासिर टाइम मैगज़ीन के हर दफ़ा 4-5 दफ़ा तो टाइम मैगज़ीन ने उनको अपने टाइटल के ऊपर वो शाया हुआ, कभी वो कहते हैं कि डेथ के ऊपर शाया हुआ, वर्ल्ड आफ्टर नासिर, कभी उनकी ज़िंदगी में शाया होता रहा। तो जमाल अब्दुल नासिर और शाह फैसल और ये सारे एक बड़ी, ये कोल्ड वॉर के दौरान काफ़ी यहाँ पे हंगामा खेजी रही। अच्छा, अब जो सूरत हाल है कि अब रशिया भी है, चाइना भी है दर में। चाइना खामोश है, चाइना अभी तक खामोश है। रशिया में एक्टिविटी जारी है। महमूद अब्बास जो कि अबू माजिन थे उस दौर के, अबू निदाल दौर में अगर चले जाएं और PLO के दौर में या अरफात के दौर में चले जाएं, और उसके साथ ही जो ये अगर हम अलमनार टीवी देखें तो अलमनार टीवी जो कि हिजबुल्लाह का है, वो कह रहा है कि हुतीज़ इंतज़ार कर रहे हैं। हुतीज़ ने कहा है कि जंग छेड़ो तो हम यहाँ से फ्रंट्स दूसरे खोलेंगे। हुतीज़ ने यमन में और सारे दाएं बाएं फ्रंट्स खोल देंगे जो कि अरब ममालिक के लिए मसला होंगे। वो हुतीज़ अपना असला वगैरह लेके तैयार बैठे हैं, ठीक है। अमेरिकन की तरफ से कहा गया है कि हम अपनी फ़ौज नहीं भेज रहे, हम अपनी फ़ौज नहीं भेज रहे, हमने सिर्फ जो अपना बहरी बेड़ा है, और पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह कतर, सबसे ज़्यादा दबाव मिस्र पे है, क्योंकि अगर गज़ा का हम नक्शा देखें, गज़ा का मैप अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, कल भी देख रहे थे, तो गज़ा के एक तरफ समंदर, दो तरफ इसराइल, और जो तीसरी तरफ है वहाँ पे रफ़ा की क्रॉसिंग है, और वो एक ही जगह है जो इसराइल के अलावा जो मिस्र से मिलती है, और वहाँ शदीद दबाव है कि इस क्रॉसिंग को खोला जाए। और जो इसराइल के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जहाँ जाना है जाओ, हमारी तरफ से समंदर में डूबना है समंदर में डूबो, चाहे तो मिस्र में जाओ, जहाँ जाना है हम तो इसको मलियामेट करेंगे। तो प्रेशर बहुत शदीद ख़ानदानों का, लोगों का, बच्चों का, वहाँ पे जो गज़ा में लोग हैं कि मिस्र अपना किसी तरह बॉर्डर खोले तो सारे लोग वहाँ से जो लोग हैं वो जाएं। मिस्र के अंदर प्रॉब्लम ये है कि मिस्र इनको ले नहीं सकता, क्योंकि अख़वानुल मुस्लिमून और प्लस मिस्र की जो पॉलिसीज़ रही हैं, तो वो तो मिस्र तो ईजी नहीं है, और इस्लामिक जहाद आ गया वापस, तो मिस्र इस वक्त कैसे, और मिस्र की सिचुएशन, तो प्रेशर मिस्र के ऊपर है। मिस्र चाह रहा है कि किसी तरह से इंगेज करके वो करे, लेकिन इस वक्त अब ये देखें ना कि ये अगर सारे मामला जो हैं ये किसी और मुल्क में होते कि इतनी ज़्यादा,
अभी कुछ अर्से पहले मैं ये देख रहा था कि इंटेल वालों ने, रॉयटर्स ने शायद खबर दी हुई थी कि इंटेल वालों ने वहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है इसराइल में। और ये दुनिया भर से जाहिर है कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, सब कुछ ज़्यादा, लेकिन अगर वो वापस चले गए हैं सारे के सारे 60 और 70 की दिहाई में, तो फिर वहाँ हुकूमतें किस तरह गिर रही हैं, वहाँ बादशाहों को किस तरह मारा जा रहा है, वहाँ कत्लेआम किस तरह हो रहा है, वहाँ लड़ाई किस तरह हो रही है, वहाँ पे सारा क्या हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप ये देखें कि ये जो मुसलसल जो यूक्रेन है, जो 11वीं स्लाइड है, यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया ने ट्रांसफ़र किए हैं कैप्चर, 11वीं स्लाइड, हमारे वेपन्स जो छीने, यानी हमारे वेपन्स जो अमेरिकन ने दिए थे वो छीन के रशिया ने हमास को दे दिए ताकि हमें डिस्क्रेडिट किया जाए, ताकि इल्ज़ाम आए कि हमने हमास को दिए, हमने नहीं दिए। अल अरेबिया कह रहा है, सऊदी अरेबिया का मीडिया, कि रशिया गेव हमास ट्रॉफी वेपन्स टू डिस्क्रेडिट यूक्रेन। ये उनके डिफेंस इंटेलिजेंस वाले यूक्रेन के चीख रहे हैं कि ये हमने नहीं दिया। अब मसला ये है कि ये, अच्छा, फिर उसके बाद जो यूक्रेन का प्रावधान है वो भी उनके डिफेंस इंटेलिजेंस कह रहे हैं कि रशिया ने ये दिया है ट्रॉफी वेपन्स ताकि यूक्रेन डिस्क्रेडिट हो जाए। लेकिन मसला ये कि जिस किसी ने भी दिया है, बहरहाल वेपन्स पहुंच गए अमेरिका के। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो बड़ा तास ने एक आज टॉन्ट किया, और तास ने 2-3 खबरें ऐसी हैं जो रशिया की तरफ से आई हैं। एक तो वेनेजुएला के जो हैं मंदोरो 20वीं सलाई, वो कह रहे हैं कि ये वेपन्स जो हैं ये तो ब्लैक मार्केट में बिकते हैं, वेस्ट की बड़ी मजम्मत की। अच्छा, ना उन्होंने हमास का नाम लिया है ना इसराइल का, उन्होंने कहा ये वेपन्स तो ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं, तो बड़ी खौफनाक बात है कि इन्होंने आना कीव की तरफ था, यूक्रेन की तरफ मिल रहे हैं ब्लैक मार्केट में। अच्छा, ये अगर मैप देखें तो ये मैप जो है, अच्छा, वो चाइना उसी पे लगा हुआ है, वही बात चाइना ने आज दोबारा की 27वीं क्रेजी टॉक्स ऑन इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट प्रूव इजराइल इज द एनिमी ऑफ वर्ल्ड पीस। अच्छा, फिर फटा पड़ गए जनाब कि क्या करना है, यूरोपीय यूनियन ने क्या करना है। पहले ज़रा 23वीं स्लाइड देखें। 23वीं स्लाइड ये कह रही है कि राइटर्स में कि यूरोपीय यूनियन के वज़रा मिले और उनमें तकसीम पैदा हो गई। फिर उन्होंने रॉयटर्स ही कह रहा है 25वीं स्लाइड कि ऑस्ट्रेलिया ने एड सस्पेंड कर दी, जर्मनी ने कहा हम सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपनी पूरी जो स्टेटमेंट थी उससे ही वो पीछे हट गए। जो 24वीं स्लाइड है, EU बैक ट्रैक्स ऑन पैलेस्टीन एड फ्रीज ओवर हमास अटैक। और फिर शर्क अल औसत जो 26वीं स्लाइड है सऊदी अरेबिया से, वो कह रहा है कि फ्रांस स्पेन अपोज सस्पेंडिंग एड टू पैलेस्टीन टेरिटरीज। ये EU पहले ही तकसीम है, EU मजीद तकसीम हो गया। पोलैंड के अंदर उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो रिजाइन कर गई, 3 दिन के बाद इलेक्शन है वहाँ पे पोलैंड में। ये अगर जाते हैं यहाँ से, ये नक्शे को दोबारा देखें तो ये कहाँ से अगर देखें ना, अभी तो डार्क है पूरा, मुझे नहीं पता, ये बड़ा गलत होगा अगर असॉल्ट हुआ ना, ये उधर से भी फ्रंट खुलेगा, हिजबुल्लाह वाले कह रहे हैं कि हमारे लोग शहीद कर दिए, हम उधर से जवाब लेंगे, इधर से हुतीस खड़े होंगे, उधर से इराक बॉयल हो रहा है, उधर से इंटेलिजेंस पता रशिया दे रहा है, चाइना क्यों खामोश है, सऊदी अरेबिया से। अच्छा, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर कहाँ थे? सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो थे बगदाद में, और बगदाद में जो सुडानी है मोहम्मद सुडानी, वो उनसे मिलने के बाद वो गए हैं। ये मैं नेशनल न्यूज़ कोट कर रहा हूँ 39th, ये UAE का जो बड़ा पेपर है, ज़ाहिर है कि सेंसिटिव खबरें कोट करना ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया एंड इराक डिस्कस नीड टू एंड कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे चले गए और वो वहाँ पर उनकी मुलाकात हो रही है। अच्छा, अल अरेबिया वाली कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट अब्बास सेड टू मीट विद पुतिन इन मॉस्को गाजा क्राइसिस के दौरान। और सऊदी क्राउन प्रिंस अरब न्यूज़ कह रहा है कि उनकी महमूद अब्बास से बात हुई है। उसके बाद अरेबिया कह रहा है कि महमूद अब्बास पुतिन के पास जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद तास ये कह रहा है कि हमास ने कहा है कि US अमेरिका की जेलों में जो कैदी हैं उनको रिहा करो। अब ये उनके रिहा करने पे हम बात कर सकते हैं, ये तो भूल जाओ जो हमारे पास है, इनको तो छोड़ दो, आगे की बात करो, आगे हम बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको ग्राउंड ऑफेंसिव इतना आसान नहीं होगा। ये बात जो है इसको मुज़ाकरात, मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा तसादुम है ये फ़लस्तीनी और इसराइली। अगर लेबनान की तारीख़ याद करें, खाना जंगी देखें, इराक़ की याद करें, हम इसमें जो है वो सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद यमन, उसके बाद ये मामला अगर फैलता है, ये 1914 नहीं बनना चाहिए जहाँ पर एक सर्बिया के बंदे के कत्ल के बाद जो है वो वहाँ पे बड़ी जंग छिड़ गई थी।
तो ये इसको कैसे अब रोकना है, अक़वाम मुत्तहिदा ये काम या रशिया कर सकता है या चाइना कर सकता है। अमेरिका ने चूंकि एक पोजीशन ले ली हुई है, तो अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब चाइना, शी जिनपिंग अपनी जगह खामोशी से वो दौरा प्लान कर रहे हैं अगले हफ्ते, अगले महीने आ जाने, या चाइना आएगा या चाइना रशिया दोनों एक साथ आ जाएंगे, वो इसको मसले को सेटल करेंगे और अमेरिका भी सपोर्ट करेगा और बाकी अरब ममालिक। लेकिन अरब ममालिक के अपने बस की बात नहीं है कि आप कहेंगे जी कतर ये मामला हल करवा देगा, ये सऊदी अरेबिया मामला हल करवा देगा। इसमें बड़ा खून बहा हुआ है लोगों का, बड़ी बड़ी जाने गई, तो कोई एक मुल्क पोजीशन में नहीं है कि इसको इस जहां तक चला। अब देखें ना, 1000 इसराइल के फौजी मारे गए हैं, उनके 160 या 200 के करीब लोग, जिसमें औरतें बच्चे, वो सारे वहां पे गजा में हैं। अब ये ग्राउंड ऑफेंसिव, रात को उन्होंने कहा कि जी हम सर कलम करेंगे हर थोड़ी देर के बाद, रुक गए नेतन्याहू कि भाई अभी कुछ नहीं करना। तो ये इसके अंदर ये सारी जो बड़ी कुव्वतें हैं, यूरोप के मुल्क भी, वो भी कोई इसमें रोल प्ले करें। अभी तक यूक्रेन की जंग तो रोक नहीं सके, लेकिन कोई ऐसा रोल प्ले करें जिसके नतीजे में ये कत्लेआम मजीद नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे डर ये है कि इसमें कत्लेआम और कोई हुकूमतें इधर उधर कोई दोबारा, अगर हम चले गए हैं दोबारा 60 और 70 और 80 की दहाई में चले गए हैं, मशरिक़ वुस्ता, जो कि एक बहुत असल थिएटर ही मशरिक़ वुस्ता रहा है ना, या लातीनी अमेरिका रहा है, तो ये मशरिक़ वुस्ता में तो बहुत खून गिरा हुआ है जी। तो ये बेहतर है कि हम जल्दी अमन की तरफ आएँ ताकि ये मामला खराबी की तरफ न जाए। ठीक नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान जी। डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।